अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज की जो हमारा टॉपिक है वो है लावे इक्वेशन। हम लोगों ने सॉलिड स्टेट फिज़िक्स की यानी कि SSP 1 की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, तो ये देखते जाएं। आज की जो मेरे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 5 है। इसका ई पार्ट है लावे इक्वेशन। ओके, तो आने वाली इन टॉपिक्स पर भी हम इंशाल्लाह रहमान बात करने की कोशिश करेंगे। तो इससे नेक्स्ट भी टॉपिक्स हैं जो अभी फ़िलहाल लिखे नहीं, तो उन पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले इसकी ना प्यारी सी एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अगर आप इस थ्योरी को रटना चाहते हैं तो ये रट लें, या फिर जो मैं अपने अल्फाज में इस थ्योरी को बयान करने की कोशिश करूँगा आप उससे लिख सकते हैं, उन अल्फाज को लिख सकते हैं। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। अगर यहाँ से इजी ले तो यहाँ से, या फिर जो मैं बोलूँगा वो आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। अब लावे या लाए इक्वेशंस हैं, तो अगर हम पिछले टॉपिक्स की बात करें जो हम ये देखें ना, वीडियो नंबर 5 में हमने पहला टॉपिक आप स्टडी किया था ब्रैग लॉ, फिर फोरियर एनालिसिस, फिर रेसिप्रोकल लैटिस फैक्टर, फिर डिफ्रैक्शन कंडीशन, फिर अब हम लावे इक्वेशन को स्टडी करने जा रहे हैं। तो अभी तक हम क्रिस्टल एनालिसिस को ही कंटिन्यू किए हुए हैं। इसी की ही डिफरेंट टेक्निक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। किसकी? क्रिस्टल एनालिसिस की। ओके, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मेथडोलॉजी है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिस्टल एनालिसिस को समझने के लिए हम मुख्तलिफ मेथड या मुख्तलिफ मेथडोलॉजी या मुख्तलिफ टेक्निक्स को हम यूज़ कर रहे हैं। मतलब क्या कि एक्स रे की जो मेथडोलॉजी है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस एनालिसिस प्रोसेस को ही अंडरस्टैंड कर रहे हैं जिसके अंदर मैथमेटिक्स, फिजिक्स और ज्योमेट्री इन्वॉल्व होती है। उसको हम मैथमेटिकली किस तरह देखते हैं वो हम स्टार्ट किए हुए हैं उन्हीं टॉपिक्स को। उन्हीं टॉपिक्स में से एक टॉपिक है लावे इक्वेशन। ओके, यानी कि जो हमने जो डिफ्रैक्शन वाला टॉपिक है ना, एक्चुअली ब्रैग्स लॉ, उसी को हम लेकर चलते आ रहे हैं। उसमें हमारे फिजिक्स के कंसेप्ट होते हैं, मैथ्स के भी होते हैं, ज्योमेट्रिक की भी होते हैं। ये तो हमें पहले ही पता है, ज्योमेट्री भी इन्वॉल्व है, मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व है उसमें। अगर हकीकत में देखा जाए, जो हमारे पास वैल्यू होती है ना, ये डेल्टा के इज इक्वल टू हमारे पास जो जे, यानी कि जो हमारे पास ये वैल्यू होती है डेल्टा के इज इक्वल टू जे, ये लास्ट वीडियो में हमने, बल्कि जब हमने वीडियो नंबर 5 का ए पार्ट देखा था ये वाला, और इसमें भी हमने देखा था कि जब डेल्टा के इज इक्वल टू जी होता है, सॉरी जी होता है, तो यही वजह बनती है डिफ्रैक्शन की। अगर ये इसकी इक्वल नहीं होगा तो हमारे पास डिफ्रैक्शन नहीं होगी एक्सरे की फ्रॉम क्रिस्टल या फ्रॉम मटेरियल। ओके, तो ये बेसिक कंडीशन है। इसी बात को, इसी रिजल्ट को, इसी पोजीशन को किसी और मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उस मेथड को हम लावे इक्वेशन या लावे मेथड का नाम देते हैं। ओके, यानी कि बात वही है, वही प्रेम कहानियाँ चल रही हैं, लेकिन हम उनको एक नई मेथडोलॉजी से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो मेरे पास ये लावे इक्वेशंस हैं, ये वैल्यूएबल हैं। क्या है? वैल्यूएबल है। मतलब क्या? ये हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताती है। कौन? ये लावे इक्वेशन, इसलिए मेरे पास वैल्यूएबल है। और देखा जाए तो क्रिस्टल्स हमारे पास ज्योमेट्री ही हैं, यानी कि अगर जो मटेरियल्स या क्रिस्टल्स हैं, अगर उनको हम भगोड़ देखें, वो हमारे पास ज्योमेट्री ही है, यानी कि अगर उनकी हम शेप की बात कर रहे हैं। ओके, तो वो ज्योमेट्री हैं जिनको समझने की कोशिश अब हम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो हमारे पास A1, A2 और A3, ये हमारे पास क्रिस्टल एजेस होते हैं, जिसको हम बाद में क्रिस्टल कॉन्स्टेंट्स का नाम भी देते थे जब हमने फर्स्ट चैप्टर स्टडी किया था। ओके, A1, A2, A3, ये देखें A1, A2, A3, इनको हम क्या नाम देते हैं? क्रिस्टल एजेस का नाम देते हैं। या इसको हम जब फर्स्ट चैप्टर स्टडी कर रहे थे तो इन्हीं A1, A2 और A3 को हम क्रिस्टल कॉन्स्टेंट्स का नाम भी देते थे। ओके, अब ये मेरे पास 25 इक्वेशन है। 25 इक्वेशन में हमारे पास 3 टर्म्स लिखी हुई हैं, 3 पार्ट्स लिखे हुए हैं। ओके, आप इसको देख सकते हैं, ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है। एक्चुअली हमारे पास क्या है, अगर इसको हम थोड़ा सा डिटेल में लिखें, ये तो हो गया हमारे पास ना A1 डेल्टा के इज इक्वल टू
2πv1। ये तो मेरे पास हो गया ना जो बुक पर मेंशन है, लेकिन अगर इसी को हम मज़ीद लिखें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2πv1। तो जो हमारे पास इधर है ये A1 तो वैसे का रहेगा, जो डेल्टा के है यहाँ क्या है HB1 प्लस HB2 प्लस HB3 है हमारे पास। ओके, सिमिलरली अगर हम सेकंड की बात करें तो यहाँ V2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा, HB1 है, HB2 है, HB3 हमारे पास। ओके, अगर हम इसकी बात करें, थर्ड की बात करें इसकी, तो थर्ड में क्या होगा, यही होगा 2πv3 होगा, तो इधर A3 होगा, HB1 HB2 होगा हमारे पास प्लस HB3 होगा। ओके, ये होगा एक्चुअली हमारे पास ये है जो 25 इक्वेशन में हमें ये नज़र आ रही हैं। डन हो गया। अगर हम थोड़ा सा पीछे क्लासेस बैठ जाएँ कि जब हम 12 FSC में थे या 12वीं क्लास में, जो भी लास्ट क्लासेस में जाएं, तो हम उधर सर्कल या लाइन या पैराबोला या हाइपरबोला की इक्वेशन को स्टडी किया हुआ है। जब हम उन इक्वेशंस में वैल्यू पुट करते थे तो हमें ज्योमेट्रिकल फिगर बनती नज़र आती थी। ओके, इसी तरह जो मेरे पास ये 25 इक्वेशन है, ये जो 3 इक्वेशंस नज़र आ रही हैं, ये अबव 3 इक्वेशंस ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन या ज्योमेट्रिकल शेप्स इनकी होती हैं। यानी कि जिस तरह हम 12वीं क्लासेस में सर्कल की अलग शेप होती थी, ज्योमेट्री होती थी, लाइन की अलग होती थी, हेक्सागोनल की अलग, पैराबोला की अलग, हाइपरबोला की अलग अलग होती। इसी तरह जो इक्वेशन नंबर 5 में इसकी अलग शेप है, इसकी अलग शेप है, इसकी अलग शेप है, या इसकी अलग इंटरप्रिटेशन है हर एक की। ओके, तो यही इधर समझाने की इधर हमें कोशिश की गई है। तो ये देखें, मैं अपने वर्डिंग में सब कुछ बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि ये 4-5 लाइनें वो मैं उधर ही बता सकता था, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि इसी वर्ड में देखा जाए। अच्छा, जो हमारे पास डेल्टा, इसको हम डेल्टा K1 भी कह सकते हैं, इसको डेल्टा K2 भी कह सकते हैं, इसको डेल्टा K3 भी कह सकते हैं अपने यानी कि इजीनेस के लिए। तो अब जो हमारे पास डेल्टा K1 है, अगर कोण में इसको कोण में एक वेक्टर ए की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, यानी कि जो हमारे पास डेल्टा K1 है ये इसकी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, डेल्टा K2 इसकी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, और डेल्टा K3 इसकी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। A1 A2 A3 एक्चुअली मेरे पास क्या है, वेक्टर है। यानी कि अगर इसको हम देखें तो यहाँ हमें नज़र आएगा, यहाँ तो एक सिंपल सा जनरल केस लिया हुआ है ना, तो हम किटर की बुक तो किटर की बुक में ये देखें हमें सिर्फ सिंपल केस दिया गया। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को हम देखें, अल्लाह पाक आप लोगों का जो वहाब की बुक है, ओके, तो उसके वहाब की बुक में देखें तो ये देखें, ये हमें ये डायग्राम बनाई दी गई है। ओके, इसमें फर्स्ट कोण है, सेकंड कोण, फर्स्ट कोण, सेकंड कोण, और मेरे पास थर्ड कोण है, 3 कोणें बनाकर दिखाई गई हैं। इन तीनों कोणों में क्या बताया गया है कि जो हमारे पास K1 है, डेल्टा K1 है, वो वेक्टर A1 पर डिपेंड कर रहा है, डेल्टा K2 A2 पर डिपेंड कर रहा है, डेल्टा K3 जो है वो वेक्टर A3 पर डिपेंड कर रहा है। अब ये डायग्राम, इस डायग्राम को भी हम बाद में डिस्कस करते हैं, ये एक्चुअली हमें बताया गया है। असल में अगर इसको देखा जाए तो हमें इसका पता लग जाता है कि इसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो खैर इसको भी हम देखते हैं। तो अब हमने कौन देख ली वहां के बुक से, जब हमारे पास डेल्टा के इज इक्वल टू जी होता है, यानी कि हमारे पास डेल्टा के इज इक्वल टू जी होता है, कि इक्वल होता है, तो हमें मैक्सिमम स्कैटरिंग मिलती है। यानी कि जो हम एक्सरे जो क्रिस्टल से या फिर जो मटेरियल से वापस मिल रही थी वो हमें मैक्सिमम मिलती है। कब? जब हमारा डेल्टा के इस जी के इक्वल होता है। इसका मतलब हुआ कि जो डेल्टा के वेक्टर है उस कोण के वेक्टर के अलोंग लाई करेगा, तो हमें रिफ्रैक्शन क्या होगी, मैक्सिमम मिलेगी। ओके, तो यही इधर बात बताई गई है हमें। आपके पास अगर हमारे पास जो कोई क्रिस्टल है और उसकी एक्सिस हैं, तो अगर अबव जो हमारे पास 25 इक्वेशन है, कंडीशन वो फुलफिल नहीं हो रही, तो हमें रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। अदरवाइज हमें रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कोई भी हमें पैटर्न नहीं मिलेगा। यानी कि
ये देखिए इक्वेशन नंबर 5 इसलिए हम कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है कि जब तक ये तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, कंप्लीट नहीं होंगी, उस वक्त तक हमें स्कैटरिंग वेव्स नहीं मिलेंगे। यानी कि एक्सरे जो मटेरियल से या क्रिस्टल से टकरा कर वापस आती हैं वो हमें नहीं मिलेंगी। जब हमें एक्सरेज ही नहीं मिलेगी तो हमें पैटर्न किस तरह मिल जाएगा। ओके, तो इसलिए इस जो 25 क्वेश्चन में 3 टर्म्स लिखी गई, इक्वेशन लिखी गई हैं, उनका फुलफिल होना लाजमी होता है। अगर देखा जाए कि तीनों कोन्स आपस में मिले तो आपस में वो स्वीप आउट कर ये कॉमन होंगे। यानी कि जिस तरह अभी देखें, पहले डायग्राम को मतलब अगेन देख लें कि हमारे पास डायग्राम है, ये देखें जो हमारे पास किधर गई, ये वाली डायग्राम, ये देखें, ये डायग्राम ध्यान से देखें इस डायग्राम को। ओके, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस डायग्राम को अगर हम गौर से देखें तो ये आपस में जो मिली हुई हैं, यानी कि कॉमन एरिया बनता है इधर। ओके, तो फिर रिफ्रैक्शन जो हमारे पास होगी वो मैक्सिमम अकर करेगी। अब स्वीप आउट होने का 3 मेथड बताए गए हैं। यानी कि जो अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाई है ना वहाब की बुक से, उधर मेरे पास रिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है। रिफ्लेक्शन मैक्सिमम होने का मतलब क्या है कि उधर मेरे पास स्वीप आउट हो रहा है कि जो 3 कोन्स हैं वो आपस में मिलेंगी तो वो आपस में स्वीप आउट करेंगी, यानी कॉमन होंगी, तो हमें रिफ्लेक्शन मैक्सिमम मिलेगा। तो उस रिफ्लेक्शन के मैक्सिमम होने के लिए 3 मेथड्स बताए गए हैं इस बुक पर। वो 3 मेथड्स क्या हैं, अगर इस पैराग्राफ को इसकी स्क्रीनशॉट लें तो ये देखें, मेथड ये 1 है, ये 2 है, ये मेथड 3 है। ओके, इसको मैं अपनी लैंग्वेज में इस तरह मैं अदा करता हूँ कि पहला है कि अचानक रेज आपस में मिल जाएं तो उनका कॉमन एरिया स्वीप हो जाएगा। पहला मेथड, पहला तरीका क्या है कि जो रिफ्लेक्शन मैक्सिमम लेने के लिए वो ये है कि जो हमारे पास अचानक जो रेज हैं वो आपस में मिल जाए तो उनका कॉमन एरिया स्वीप हो जाएगा, जिसका जो हमारा रिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो जाएगी। सेकंड मेथड, सेकंड तरीका ये है कि वेवलेंथ इस तरह की चूज करें कि वहाँ डिफ्रैक्शन वाली इक्वेशन मिल जाए। ओके, सेकंड तरीका ये है। थर्ड तरीका ये है कि क्रिस्टल को वेवलेंथ रेज के सामने इस तरह रखें कि आपको रिफ्लेक्शन इजीली मिल जाए। यानी कि जो मेरे पास क्रिस्टल है या मटेरियल है उसको हम रेज के सामने इस तरह रखें कि जो हमारे पास डिफ्रैक्शन है, जो पैटर्न है या ये रिफ्लेक्शन है, वो हमें मैक्सिमम मिल जाए। ओके।